हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी का टोटल जो एग्जाम्पलर है उसका चैप्टर नंबर 11 का मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का टोटल एमसीक्यू पढ़ने हैं, जो कि ये फिजिक्स का चैप्टर है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कोई व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूर पर स्थित बिंबों को स्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष का संशोधन उस लेंस के उपयोग द्वारा किया जा सकता है जिसकी क्षमता है। तो क्षमता यानी P बराबर हम लोग का होता है 1/f। इस व्यक्ति को जो है कौन सा दृष्टि दोष है, निकट या दूर। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं जनाती है और दूर की वस्तुएं नहीं जनाती है। तो इसे दूर की वस्तुएं 2 मीटर से अधिक यानी दूर 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 की वस्तुएं नहीं जना रही है, तो इसे निकट दृष्टि दोष है। जबकि दूर दृष्टि दोष में दूर की जनाती है, निकट की नहीं जनाती है। तो इस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है। तो निकट दृष्टि दोष में इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस का जो फोकस ऋणात्मक होता है, तो हम लोग पुट करके मान निकालेंगे। P बराबर 1/f 2 मीटर दिया गया है, तो 2m माइनस में होगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस माइनस 0.5 डायोप्टर। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, एक का बी, जो कि सही होगा, एक का बी। चलिए दोस्त, हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए में लिखा गया कि विद्यार्थियों के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। ऑप्शन बी में विद्यार्थियों के नेत्र का निकट बिंदु उससे उसके पास आ गया है। ऑप्शन सी में विद्यार्थियों के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया है। ऑप्शन डी विद्यार्थियों के नेत्र का दूर बिंदु उससे दूर हो गया है। तो हम लोग देखेंगे कि इस विद्यार्थी को कौन सा यानी कौन सा दिक्कत, कौन सा दृष्टि दोष है। तो व्यक्ति जो है सबसे पीछे बैठ बैठ बेंच पर बैठा है और उसे श्यामपट्ट पर लिखा वस्तु दिखाई दे रहा है, यानी दूर की वस्तु दिखाई दे रहा है और निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है। तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, निकट की नहीं दिखाई देती है। तो इस व्यक्ति को कौन सा दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है। तो दूर दृष्टि दोष को आई में जो है हम लोग का, जैसे मान लिया जाए AI बना दिया जाता है, तो वस्तुओं को दूर दृष्टि दोष यहाँ पे मान लीजिए प्रकाश यहाँ पे रेटिना पे केंद्रित होता है, तो केंद्रित ना होके दूर दृष्टि दोष में ये आगे ही जाके बन जाता है, इधर जाके बन जाएगा, आगे चल जाएगा। इसका निकट बिंदु जो है इससे दूर चल जाता है दूर दृष्टि दोष में। तो वस्तु को यहाँ पे कन्वर्ज करने के लिए, इस बिंदु पे कन्वर्ज करने के लिए हम लोग को फिर से एक उत्तल लेंस लगाना पड़ता है इसके आगे चश्मे में। तो इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। और उत्तल लेंस यहाँ पे ऑप्शन ए में भी दिया गया है कि विद्यार्थियों के निकट बिंदु उससे दूर हो जाता है, जो कि सही है। निकट का बिंदु यहाँ से इसका इस निकट का रेटिना पर ना होके इससे दूर चला जाता है, इसके कारण नहीं दिखाई दे पाता है। तो 2 का आंसर हम लोग का कौन सा हो जाएगा, 2 का 1, जो कि सही है। चलिए दोस्त, हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कोई प्रिज्म ABC आधार BC के कोई प्रिज्म ABC आधार BC के साथ विभिन्न विन्यासों के साथ विभिन्न विन्यासों में रखा जाता है। श्वेत प्रकाश का कोई पतला प्रकाश पुंज चित्र में दर्शाए अनुसार इस प्रिज्म पर आपतित है। नीचे दिए गए किस प्रकार के प्रकाश के विक्षेपण के पश्चात शीर्ष से तीसरा वर्ण आकाश के वर्ण के तदनुरूप होगा। मतलब यह बोलना चाह रहा है कि ये जैसे हम लोग का प्रिज्म रहता है, तो यहाँ से हम लोग प्रकाश जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये 7 रंग में विभाजित कर देता है। तो
नीचे सबसे रहता है बैगनी, उसके बाद जामुनी, उसके बाद आकाश वैजानी, नीला, उसके बाद ऊपर सबसे रहता है लाल। तो बोला जा रहा है कि ऊपर से ये नीला दिखाई देना चाहिए, आकाश का रंग दिखाई देना चाहिए ऊपर से। तो इस प्रिज्म को क्या करना पड़ेगा हम लोग को, प्रिज्म को जो है हम लोग को उलट देना पड़ेगा। प्रिज्म जब उल्टेंगे तो नीचे हम लोग का लाल आ जाएगा और ऊपर बैगनी आएगा, उसके बाद जामुनी आएगा, उसके बाद नीला तीसरे तीसरे नंबर पे। तो वही बोला जा रहा है कि जो बोला जा रहा है कि शीर्ष से तीसरा वर्ण आकाश के वर्ण के तदनुरूपी होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, हम लोग को प्रिज्म को उल्टा करना पड़ेगा। तो 3 का आंसर कौन हो जाएगा, 3 का बी जो कि सही होगा। तो ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन। दोपहर दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है, क्योंकि तब ऑप्शन ए प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, ऑप्शन बी प्रकाश श्वेत प्रकाश के सभी वर्णों का प्रकीर्णन हो जाता है, ऑप्शन सी नीले वर्ण का सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है, ऑप्शन डी लाल वर्ण का सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है। नहीं, ऑप्शन ए में जो दिया गया है कि प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, जो कि सही है। क्योंकि एकदम पूरा ही न्यूनतम प्रकीर्णन होने के कारण जो कि श्वेत प्रकाश जो वहाँ से जो निकलता है सूर्य से, वो कहीं भी विच्छेदित नहीं हो पाता है पर न्यूनतम प्रकीर्णन के कारण। तो 4 का हम लोग का कौन सा सही होगा, 4 का 1। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं सम्मिलित होती है। ऑप्शन ए परावर्तन, अपवर्तन तथा विक्षेपन, ऑप्शन बी अपवर्तन, विक्षेपन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी अपवर्तन, विक्षेपन तथा आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी विक्षेपन, प्रकीर्णन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो कौन सा होगा हम लोग का, तो बोला जा रहा था इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं सम्मिलित होती है। इंद्रधनुष बनने में हम लोग का प्रकाश का जो है अपवर्तन, विक्षेपन तथा आंतरिक परावर्तन कौन सा होता है, अपवर्तन, विक्षेपन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन ना होके आंतरिक परावर्तन होता है। 5 का जो कि सी जो कि हम लोग का सही होगा। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पे। तारे के टिमटिमाने का कारण है, ऑप्शन ए वायुमंडलीय जल बूंदों द्वारा प्रकाश का विक्षेपन, ऑप्शन बी वायुमंडल में परिवर्ती अपवर्तनांकों की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी वायुमंडलीय धूल कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन डी बादलों द्वारा प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। तो कौन सा सही होगा, तारे के टिमटिमाने का कौन सा कारण सही है, तो ऑप्शन बी जो बोला जा रहा है कि वायुमंडल में परिवर्ती अपवर्तनाओं अपवर्तनांकों की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन जो कि सही है। तो चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि, ऑप्शन ए नीला प्रकाश वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है, ऑप्शन बी परावैंगनी विकिरण वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है, नेक्स्ट ऑप्शन सी वायुमंडल द्वारा अन्य सभी वर्णों के प्रकाश की तुलना में बैंगनी तथा नीला प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है, ऑप्शन डी वायुमंडल द्वारा बैंगनी तथा नीले प्रकाश की तुलना में अन्य सभी वर्णों का प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है। कौन सा सही होगा हम लोग का आंसर, तो आंसर जो है हम लोग का 7 में जो देख सकते हैं, वायुमंडल द्वारा अन्य सभी वर्णों के प्रकाश की तुलना में बैंगनी तथा नीला प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है, जबकि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो आंसर हम लोग का 7 का सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वायु में श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों के प्रकाश के फैलने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए लाल प्रकाश सर्वाधिक गति से गमन करता है, ऑप्शन बी हरे प्रकाश की तुलना में नीला प्रकाश तीव्र गति से गमन करता है, ऑप्शन सी
श्वेत प्रकाश के सभी वर्ण समान चाल से गमन करते हैं। ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी में पीला प्रकाश लाल तथा बैंगनी प्रकाश की मध्य चाल से गमन करती है। तो कौन सा हम लोग का सही होगा? यहाँ पूछा जा रहा था वायु में श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों के प्रकाश के फैलने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है ऑप्शन सी में कि श्वेत प्रकाश के सभी वर्ण समान चाल से गमन करते हैं। लगभग सभी वर्ण जो है समान चाल से ही गमन करते हैं, नगण्य मात्र से आगे पीछे होते हैं और इसे मान लिया जाता है कि जो कि है लगभग समान चाल से ही गमन करते हैं। तो 8 का सी जो कि सही होगा। तो चलिए दोस्त 9वें नंबर क्वेश्चन पे, ऊंचे भवन के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं, इन्हें दूरी से आसानी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश ऑप्शन ए धुएं तथा कोहरे द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है। ऑप्शन बी धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। ऑप्शन सी धुएं तथा कोहरे द्वारा सर्वाधिक अवशोषित होता है। ऑप्शन डी वायु में तीव्र गति से चलता है। तो कौन सा सही होगा? क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं, इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश जो है धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होते हैं। ऑप्शन बी 9 का जो कि हम लोग बी जो कि सही होगा, धुएं एवं कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्ताभ प्रतीत होने में निम्नलिखित परिघटनाओं में से निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण योगदान है? ऑप्शन ए प्रकाश का विक्षेपण, ऑप्शन बी प्रकाश का विक्षेपण ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन सी में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी में पृथ्वी से प्रकाश का परावर्तन। तो इसका जो होगा एग्जाम कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा? तो सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रफ्तार प्रतीत होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, प्रकाश का प्रकीर्णन जो कि सही होगा। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण है। ऑप्शन ए जल में शैवाल की उपस्थिति तथा अन्य पौधे की उपस्थिति। ऑप्शन बी जल में प्रकाश का परावर्तन। ऑप्शन सी प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन डी समुद्र द्वारा प्रकाश का अवशोषण। तो जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण जो है प्रकाश का प्रकीर्णन है। प्रकाश किसी विशेष रंग का दिखाई देना प्रकीर्णन के कारण होता है। तो 11 का हम लोग का सी जो कि है सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्त 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में बोला जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? ऑप्शन ए क्रिस्टलीय लेंस पर, ऑप्शन बी स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया पे, ऑप्शन सी परितारिका पे, ऑप्शन डी पुतली पे। तो सबसे ज़्यादा जो है अपवर्तन कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा अपवर्तन जैसे मान लिया जाए ये हम लोग का आँख है, तो ये आँख में हम लोग का सबसे ज़्यादा जो है अपवर्तन जो है इस भाग पे जो कॉर्निया लगी रहती है, यहाँ से हम लोग का प्रकाश जो है अंदर प्रवेश मान लीजिए जाए ये आँख है, तो ये प्रकाश के अंदर प्रवेश करती है, उसी समय प्रकाश का अधिक अपवर्तन होता है। तो हम लोग का जो है ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया पे सबसे अधिक अपवर्तन होता है। तो 12 का हम लोग का आंसर बी जो कि सही हो जाएगा। चलिए दोस्त 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां ऑप्शन ए शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है। ऑप्शन बी ऑप्शन बी सिकुड़ती है तथा लेंस मोटा हो जाता है। ऑप्शन सी शिथिल होती है तथा लेंस मोटा हो जाता है। ऑप्शन डी सिकुड़ती है तथा लेंस पतला हो जाता है। सिकुड़ती है तथा लेंस पतला हो जाता है। कब जो है नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है? नेत्र लेंस में फोकस दूरी की वृद्धि
फोकस दूरी की वृद्धि होती है जो जब नेत्र जो है शिथिल हो जाता है यानी पतला हो जाता है, तो तथा इसका नेत्र लेंस जो है शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है, तो जो इसका फोकस दूरी में वृद्धि हो जाता है। तो 13 का हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 13 का ये जो कि सही होगा। तो चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। ऑप्शन बी, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। ऑप्शन सी, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। ऑप्शन ऑप्शन डी, दीर्घ दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। तो इनमें से कौन सा हम लोग का सही होगा? तो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा था? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति में निकट का वस्तुएं जनाता है और दूर की वस्तुएं नहीं जनाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों को दूर की वस्तुएं जनाता है और निकट की नहीं जनाता है। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन सा सही होगा। 14 के सी नंबर में जो बोला जा रहा है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, जो कि सही है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं जनाती है, दूर की नहीं जनाती है। तो 14 का सी सही होगा। ऑप्शन ए में दिया जा रहा है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। नहीं, निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देखता है जबकि दूर की वस्तुएं नहीं जनाता है। बी में बोला जा रहा है, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। नहीं, दीर्घ दृष्टि दोष में दूर की वस्तु को देख सकता है जबकि पास की वस्तुएं ही नहीं दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग को अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो 14 का हम लोग का आंसर कौन हो जाएगा? सी। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो हमारा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।